नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सामना सवालों का। और आज हमारे सवालों का सामना करेंगे कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, चर्चित सांसद राजकुमार सैनी साहब। राजकुमार सैनी साहब, इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। नमस्कार। सैनी साहब, क्या कहेंगे? जाट आरक्षण जो बिल आया और जाट आरक्षण बिल को लेकर आपका विरोध सबसे मुखर रहा, आपकी प्रतिक्रिया किस तरह से आप देखते हैं? तब तो आपकी प्रदेश सरकार इसको बिल को ले आई, आरक्षण देने की बात कही और कहा जो कहा वो कर दिया। देखिए, पूरा प्रदेश सबसे पहले तो इस बिल के पास होते ही प्रजातंत्र की हत्या का जो सबब है उसको महसूस कर रहा है जी। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बिल पेश हुआ और जिस प्रकार से बिल पास हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाता है कि जाट समुदाय ने 31 मार्च जो डेडलाइन दे रखी थी जी कि पास करने वाले टीम को शायद ऐसा लग रहा था कि कहीं 31 तारीख तक हमारे पास काम ना हुआ तो कहीं हमें हैंग ना कर दें। इस प्रकार की व्यवस्था में जी पूरा प्रदेश इस टेरर के माहौल पे जो गन पॉइंट के ऊपर जो काम हुआ है, इसको इस तरह महसूस कर रहा है कि यदि इसी प्रकार से आरक्षण देना था जी तो फिर ये जो सिस्टम पूरे प्रदेश का जो मुद्दा 1 साल भर से चला आ रहा था, तो पहले दिन से ही इसको जो है ना लमलेट हो जाना चाहिए था कि वे हम ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इसको डिनाई कर दिया और लेकिन हम इसको जो है ना यहीं से आज इसको अलाउ। यानी आपका कहना है कि आपकी सरकार ने डर कर ये आरक्षण दिया? बिल्कुल स्पष्ट है, ये एक डर का आभास पूरा प्रदेश। तो किसने डराया? आपकी पार्टी के नेताओं ने या आपकी पार्टी के बाहर नेता थे उन्होंने? देखिए, एक समुदाय के लोग चाहे किसी भी पार्टी में थे जी, उन सब का एक रोल था। जो हरियाणा के अंदर तांडव हुआ जी, उसको देख करके चीफ मिनिस्टर और दूसरे जो लोग थे उन्हें शायद ये महसूस हुआ कि कहीं ये जो तांडव हुआ है दोबारा इस प्रकार के, जबकि सरकार के पास एक व्यवस्था थी जी। कि इस प्रकार तुरंत देने की बजाय इसको पहले इसकी प्रक्रिया पूरी करते कि जिस जाति को सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर चुका है, जिस जाति को माननीय हमारा एनसीबीसी आयोग डिनाई कर चुका है कि ये लोग पिछड़े नहीं हैं, फिर भी राज्य से एक राज्य पिछड़ा आयोग होता है जिसको उन्होंने संवैधानिक दर्जा भी दिया है, उससे पहले इसका सर्वेक्षण कराते, आपत्तियां लेते, उसके बाद ये जाति इस बैकवर्ड क्लासेस में आती भी है या नहीं, उसको वो पहले वहां से सिफारिश के आधार पे ही रिजर्वेशन दे सकते थे। लेकिन जितनी जल्दी हुआ, ये तो ये दर्शाता है कि किसी बादशाह के इंतकाल होने के बाद उसके औलाद नहीं थी, उसने अपनी विल में लिख दिया कि भाई जो मेरी अर्थी के आगे आ जाए उसको आप राजपाट सौंप देना। और वहाँ एक जो पशु चराने वाला जो था व्यक्ति, कोई वो उसकी अर्थी के आगे आ गया और उसे राजपाट मिल गया। और जो ही उसने अच्छे गद्दे, अच्छे फर्नीचर देखे और वो वहाँ पे जाके और ऐशो आराम करने लगा, तो बाहर के पड़ोसी राजाओं ने देखा कि ये तो मज़े से जो है ना वहाँ पड़ गया है, कोई इसके एक्सपीरियंस कोई उसमें था नहीं, और जो उन्होंने इसके ऊपर चढ़ाई कर दी। तो उस बादशाह की सेनाओं ने उसके कहा कि भाई हमारे पर चढ़ाई हो चुकी है, आप तुरंत कोई एक्शन लें। उसने कहा कोई बात नहीं। फिर लोगों ने बताया कि आप हमारे तो महल के ऊपर चढ़ाई हो गई है, आप कुछ तुरंत करें। मतलब कोई बात नहीं। फिर उसने कहा कि महल के अंदर घुस गए कि जी कोई बात नहीं, आने दो। महल के अंदर उन्होंने आकर के कहा कि भाई ये आप नीचे उतरो। उसने कहा कि क्या पत्ती है भाई, क्या चाहिए? बोला ये राजपाट अब हमारा हो गया। बोला इसमें क्या दिक्कत है, आप ले लो, जो चाहिए सारा कुछ आपको ले, पर मुझे कुछ नहीं कहना। ये वो यानी ऐसी स्थिति प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ऐसी स्थिति इस सरकार की मतलब डर के कारण एक समुदाय ने बना दी। तो ये जो कहानी आपने सुनाई, इसमें जो एक किरदार था, मुख्य किरदार जिसने राजपाट, मैं कह रहा हूं वो मुख्यमंत्री है। मैं कह रहा हूं कि पूरी परिस्थिति का जो टेरर था जी, बाहर की जो
हमले थे, वो इस तरह का टेरर बना दिया गया। लेकिन दबाव तो आप भी बना सकते थे, गैर जाट विधायक की भरमार है आपकी पार्टी में कि देखिए, प्रदेश सरकार में अगर बात वहां करे। पे बिल के ऊपर चर्चा होती जी। तो मैं 100% कह सकता था कि जो लोग खुल के पहले भी इसका विरोध कर चुके हैं, वहां पर अनेकों एमएलएज बैठे थे। जी। उन एमएलएज ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि जी ये बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है, और अगर इस पर चर्चा होती तो 100% बिल गिरता। जी, और आपका किसी कहना है भी कि जो विधायक हैं प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के, उनकी आवाज भी दबाई गई। वहां किसी को कहा ही नहीं गया कि इसको जो है ना पास करना जी। है और इसके ऊपर चर्चा करनी है। वो तो ये है कि भी घड़ा घड़ाया था कि तुमने कुछ बोलना नहीं। जी। बस मुझे तो ऐसा लगा, पूरा प्रदेश ये फील कर रहा है। तो सैनी साहब एक बात बताइए, इतने अरसे से आप ओबीसी के हक की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, पूरे प्रदेश भर में एक बड़ी रैली आपने कर दी दिल्ली में, पूरे देश भर में लामबंद कर दिया आपने, लेकिन आपका दबाव आपकी ही सरकार पर काम क्यों नहीं आया? क्या वजह आप मानते हैं सैनी साहब? देखिए, मुझे नहीं पता इस बारे में आप क्या पूछ रहे हैं कि किसका दबाव किस पे काम नहीं आया। दबाव भी एक हद तक फेस किया जाता है। अगर एक सामाजिक ताने बाने को तोड़ करके पूरे प्रदेश को जला करके एक समुदाय अपनी ताकत का एहसास करा चुका है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का शायद दूरंदेशी नज़रिया ये रहा कि कहीं और तांडव न हो जाए, बस उस बात के प्रेशर में उन्होंने जैसे तैसे इसको निपटाना ही उचित समझा, जबकि बिल्कुल ये असंवैधानिक है। इसको हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, दोनों जगह चैलेंज करेंगे। जी। और किसी एनसीबीसी आयोग जो केंद्रीय आयोग है उसकी सिफारिश में नहीं लगी, प्रदेश की कोई आपत्तियां नहीं ली गई, प्रदेश के आयोग को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया उससे कोई सिफारिशें मंगवाई नहीं गई। ये तो सिर्फ ये है कि आप क्या चाहते हो, हम देंगे। करीब 1 साल से 1.5 साल से हम देखें कि राजकुमार सैनी वो बात कहते हैं जो गलत बात होती है, खुलकर कहते हैं, बिना किसी के डरे बेधड़क वो बात कहते हैं। लेकिन अब आपने कहा कि एक तरह से प्रजातंत्र की हत्या करार दिया आपने, जिस तरह से ये बिल पास हुआ। तो जिन लोगों ने प्रजातंत्र की हत्या की या जिन लोगों ने गलत बिल पास किया आपके मुताबिक, तो आज भी क्या आप उन लोगों के साथ, उस पार्टी के साथ खड़े? मैं अपने घर में अगर एक पिता के 2 बेटे होते हैं और कोई एक बेटा पिता पे दबाव बना ले या ज़्यादा प्यार जता ले और दूसरे का हक मरने लगे, तो पहले तो घर के अंदर भी विरोध होता है, लेकिन वो घर के अंदर से विरोध उठ करके अदालतों तक भी जाता है। जी। घर कोई छोड़ के भागता नहीं। जी। अपने घर में रह करके लड़ाई लड़ी जाती है। वह बसंते लेकिन घर के 2 हिस्से भी हो जाते हैं सैनी साहब कई बार। लेकिन वो पिता के पास एक अख्तियार होता है। जी। वो चाहे उसको बेदखल कर दे जी। और या घर से निकाल दे। जी। वो तो कोई अधिकार एक्सेप्ट कर सकता है। जी। वो तो कोई भी अधिकार जमा सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिसको पूरा देश गले नहीं, जिस पूरे देश के अंदर जिसके गले नहीं उतर रही, और ये कहा जा रहा है कि हमने किसी के रिजर्वेशन को बिना छुए हमने ये फैसला किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में 27% आरक्षण क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक है, सभी जगह है। जी बिल्कुल। लेकिन एक हरियाणा प्रदेश ऐसा है जहां पिछले 5 जाट मुख्यमंत्रियों के द्वारा इस बैकवर्ड क्लासेज की जो क्लास 1 और 2 की गजटेड पोस्टें हैं, जहां से ऑर्डर लिए और दिए जाते हैं, उन पोस्टों के ऊपर एक तरफा कब्जा है। उस कब्जे में क्या था, पहले क्लास 3 और 4 में चपरासियों और क्लर्कों में तो 27% दिया, लेकिन जहां कमांड की जरूरत होती है, जहां फैसले लिए दिए जाते हैं, जो गजटेड पोस्टें होती हैं, वहां पहले 2% दिया कि इससे ज़्यादा नहीं देंगे, फिर 5% किया, फिर 10% हुआ, जो कि हर मुख्यमंत्री वोट लेने के लिहाज से सने सने 2-2 टुकड़े फेंकता गया और बाकी के ऊपर कब्जा करता गया। तो मौजूदा मुख्यमंत्री ने क्या किया? मौजूदा मुख्यमंत्री ने 15 का 17 कर दिया, जबकि करना 27 चाहिए था, क्योंकि ये अनऑथोराइज कब्जा चला रहा है पूरे देश में। जिस प्रकार का संवैधानिक दर्जा बैकवर्ड क्लासेज के 27% को है, ये 27 होना चाहिए। यानी आपका कहना है कि प्रदेश सरकार ने ओबीसी का हक छीना। ये आपको स्पष्ट मैं इसलिए कर रहा
कि जहां 27 पीछे से कब्जा चला रहा था, कहने को तो ये कि हमने 15 का आपका 1% बढ़ा दिया। तो झूठ बोल रही है सरकार। क्यों 1% क्यों बढ़ाया, क्यों नहीं 12% बढ़ाया? तो सैनी साहब, ये प्रदेश सरकार झूठ बोल रही है। ये मैं कह रहे ये कह रहा कि उनका कहना है कि ओबीसी का हमने कोई हक नहीं माना। मैं ये कह रहा हूं कि वो ओबीसी को मिसगाइड किया जा रहा है जी। मिसगाइड वो हो सकते हैं जो लोग इसके बारे में जानते नहीं। लेकिन सैनी साहब, प्रजातंत्र है, यहाँ पर हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। अगर आप जनता को मिसगाइड करेंगे तो जनता आपको ट्रैक से ही बाहर कर देगी। मैं ये कहता हूं कि आज की जो परिस्थिति है, बैकवर्ड क्लास ने एन ब्लॉक वोट इस पार्टी में मोदी जी के नाम पर दिए जी। लेकिन उन लोगों को, जो लोग इसमें 26 टिकटें ले गए और सारी हार गई, और जो 4 भी जीते वो भी हमारी बला से जीते हुए हैं, आज उन सब लोगों ने सरकार को इस तरह हाईजैक कर रखा है कि वो इस बात को सामने ही नहीं आने देते कि बैकवर्ड क्लास के भी कोई हक पीछे से लूटे चले आ रहे हैं। उन लोगों ने तो ये शीशा दिखा दिया कि जी 15 था, हमने 17 कर दिया। ओम प्रकाश धनखड़ क्यों किया, 27 क्यों नहीं किया? ओम प्रकाश धनखड़ कहते हैं हमने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। हाँ, वो तो उन्होंने वादा पूरा कर लिया। बहुत खुश थे उस दिन, जिस दिन वो तो लड्डू बांट लिए, 30 लोगों के मरने के ऊपर लड्डू खाए भी लिए गए जी। 30 लोग प्रदेश के मर गए, कैसे लड्डू अंदर चले गए हमें नहीं पता। आपने पूछा धनखड़ साहब को कि लड्डू क्यों खाया? देखिए, मैं आपके सामने क्या पूछने की औकात उनके सामने रख रहा हूं। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि इस राजनीति में ये सिर्फ वोटों की खेती थी या कि आम जनमानस के न्याय का प्रस्ताव था। हमारे इस प्रदेश की स्थिति और पूरे हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों से विभिन्न बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर क्लास 3 और 4 के अंदर तो 27% चल रहा है, लेकिन क्लास 1 और 2 में जहाँ गजेटेड पोस्टें कमांड करती हैं, वहाँ पर पीछे से सारे मुख्यमंत्रियों ने दबा के रखा। इस मुख्यमंत्री से हमें और इस सरकार से उम्मीद थी कि अब हमारा 15 का 27 हो जाएगा। जिस प्रकार से 10% दूसरे लोगों को देना था, जिस तरह क्लास 3 और 4 में 10% अलग से दिया है, उसी प्रकार से 67% अगर वहां वायलेशन की कोई चिंता नहीं है, जब वहां दिया है तो हमारा 27 पूरा करने के बाद यहां भी 10% उन लोगों को दे देते, हमें कोई आपत्ति न होती। जी सनी साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद सामना सवालों का में जल्द हाजिर होते हैं।